जब मैं बोलने के लिए माइक लिया तब तक अपोजिशन ने मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया। किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेट है। ये हमारी जेपीसी है ना, विक्षिप्त पद्धति से चल रही है और तानाशाही से चल रही है। जो मर्जी आए वो करेंगे। जिस प्रकार का हंगामा उन्होंने किया है वो संसदीय लोकतंत्र में और विशेषकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक काला दिन माना जाएगा। अपने नींव रखा, संविधान की बात कही, विषया की बात कही, इसमें पूरा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया कि आप ही ने भारत की लोकतंत्र में है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। अब तक आपने संसद के दोनों ही सदनों में हंगामे की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तस्वीर में जेपीसी के सांसद दिख रहे हैं, ओवैसी भी दिख रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि वक्फ बोर्ड के लिए गठित इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हंगामा शुरू हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से भिड़ने के लिए आमादा नजर आए। बताया जा रहा है कि एक समय हालात ऐसे हो गए कि मार्शल तक को बुलाने की नौबत आ गई। बहरहाल जैसे तैसे इस वक्फ बोर्ड जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मामले को संभाला, लेकिन इस हंगामे का असर यह हुआ कि इस कमेटी के 10 विपक्षी सांसदों पर एक्शन ले लिया गया। विपक्षी सांसदों का आरोप यह है कि कमेटी की बैठक 24 यानी कि आज और 25 तारीख की तय थी। बैठक में प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पॉइंट वाइज चर्चा होनी थी, लेकिन तय एजेंडे को कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने विपक्षी सांसदों को बताए बगैर बदल दिया। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों को लेकर रिसर्च करने के लिए जरूरी समय नहीं मिल पा रहा है। बहस और हंगामे के चलते 27 जनवरी तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और बाद में कमेटी के चेयरमैन ने 10 सांसदों पर एक्शन लेते हुए उनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। जेपीसी में हुए इस एक्शन के बाद सत्ता और विपक्ष में पलटवार लगातार जारी है। पहले सुनिए वार पलटवार बाइट्स और उसके बाद सवालों का जिक्र। हम लोग बोला था कि आप एक काम कीजिए, इसको 31 कीजिए। अभी अभी हम लोग स्टडी विजिट किया, हम लोग को भी बहुत सा काम है, काम करना होगा। बोला अच्छा हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर नहीं किया। हम लोग कल रात में आ गया, 24 एंड 25 मीटिंग है। रात 11:30 पौने 12 बजे एजेंडा चेंज कर दिया। बोला जम्मू कश्मीर को आदमी को सुनेगा और कोई लॉयर को सुनेंगे, और 25 को मीटिंग को कैंसिल करके 27 कर दिया। उन्होंने बात नहीं सुना तो हम लोग प्रोटेस्ट किया, स्लोगन दिया, 10 मिनट एडजर्नमेंट किया। और जब भी मीटिंग चलता है उनका फोन आता है, कोई डायरेक्शन कुछ देता है, फोन में लेता है और ऐसा कर रहे थे। उसके बाद एडजर्नमेंट का बाद हम लोग को 10% को सस्पेंड कर दिया। जितनी भी मीटिंग हुई जेपीसी की, जब मैं बोलने के लिए माइक लिया तब तक अपोजिशन ने मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया और आज भी जिस तरह से बदतमीजी की, यही कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। विंटर सेशन में इसको जमा करना था, सभी लोगों ने जो है कहा कि नहीं इसको एक्सटेंड करना है, मैंने खुद ही सपोर्ट किया और इसके बाद जो है बजट सेशन के लिए आया। उन लोगों ने कहा कि मीरवाइज को बुलाना है, मीरवाइज को हमने बुलाया। तो सवाल यह है कि चेयरमैन जो है सबके साथ कोऑपरेटिव है। जगदंबिका पाल जी ने जो है इसको बड़े अच्छे ढंग से चलाया है और उनके ऊपर जो है खामखा ये लोग टेंशन क्रिएट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनके साथ आपको पता है कि बोतल फेंकने की भी घटना हुई, उनकी जान बच गई। तो इस जेपीसी में पहली बार मैंने जो है सभी सांसदों की, अपोजिशन के सांसदों की जो है बदतमीजी को भी देखा है। उसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टी के सांसद और खासकर हमारे चेयरमैन जगदंबिका पाल जी जो है वो सबों को साथ लेकर चलते हैं। तो आइए जल्दी से सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। पहला सवाल आज चर्चा में शामिल यही रहेगा कि जेपीसी में वक्फ पर बवाल, सवाल ही सवाल है। किसका सियासी एजेंडा, कौन है पॉलिटिकली इनकरेक्ट? जेपीसी में बहस, तनाव, हंगामा, कौन नहीं चाहता नतीजे तक पहुंचना? मीरवाइज की एंट्री, कौन दबाना चाहता है कश्मीर की आवाज? वक्फ पर जेपीसी की डिमांड, कब निकलेगा समाधान?
हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब मौजूद हैं, ज्योति कुमार सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनावाला चर्चा का हिस्सा होंगे और साथ ही हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत आरपी सिंह साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी। आरोप ये लग रहा है कि जो जेपीसी का एजेंडा है उसको रातों रात बदल दिया जाता है बिना विपक्ष को बताए, और कोई तो है जो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा के दौरान कर रहा है। किसका एजेंडा बदल रहा है, कौन अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे समय पर जब एक कंसेंसस पर पहुंचने के लिए हाई टाइम है। सर देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि इसमें सब लोगों की राय आ जाए। कश्मीर के लोगों की राय रहती थी, इसलिए उनका निवेदन था मीर भाई साहब का और बाकी लोगों का, इसलिए वो छूट मिली। उसमें राजनीति करनी है तो करी जाए राजनीति। कश्मीर भारत का एक सिरमौर अंग है, उसके लोग अपनी बात रखना चाहते हो तो उनको रखने का मौका मिलना चाहिए। इसमें एजेंडा क्या बदलने वाली बात है। एपीसी बैठी इसलिए कि एक कोई पहलू छूट ना जाए, इसलिए तो जेपीसी बिठाई जाती है और उसके बाद फिर वो विषय उसका सार बनकर पार्लियामेंट के सामने जाए, इसलिए सबका सब। परंतु जिन लोगों को राजनीति करनी है, ये जो पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, ये कोई सभ्य सिस्टम के, सभ्य समाज के तो नहीं है। सिर्फ पहली बार भी जो जेपीसी 22 अक्टूबर 2024 में उसमें पानी की बोतल फेंक कर मारी थी। अब वो किस्मत अच्छी थी जगदम्बा पार्टी की, बच गए वो, नहीं तो कहीं सिर फूट जाता, कहीं चोट लग सकती थी उनको। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कभी कभी होते देखा था, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, की राजनीति करते थे, वहां इस प्रकार होता था कि NIC के या स्टूडेंट एक्शन कमेटी, उन दोनों में एक होती थी, एक फ्रिंज ग्रुप होता था। इस प्रकार बोतलें फेंकना, तोड़फोड़ करना, बातचीत ना होने देना। एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर आप मेरी बात से राय नहीं रख सकते, आपकी राय अलग हो सकती है। आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसके लिए आप लिखकर आप दे दीजिए, और अगर जेपीसी के अध्यक्ष परमिट करते हो तो उसको आप पब्लिक भी कर सकते हैं। एक काउंटर सिंह साहब, ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको समय नहीं दिया जा रहा, प्रॉपर रिसर्च करने के लिए उनको समय नहीं मिल रहा, और ये कोई पहली बार नहीं है सर। 34 बैठकें हैं, अगर इस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ती रहेंगी तो कहां पहुंचेंगे सर कंसेंसस पे? नहीं पहुंच पा रहे ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन चला रहा है सर, ये तो बड़ा मुश्किल है तलाशना, क्योंकि सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब गरीब मुसलमान, मजलूम मुसलमान बेटियों और बहनों के लिए, जो मुसलमान बेटियों और बहनें हैं, बच्चे हैं, उनकी अगर चिंता ना कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हो तो जरूर करें। ट्रिपल तलाक के समय भी इसी प्रकार था मामला कि बहनों और बेटियों की चिंता ना कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, और यहाँ पर भी अब यही हो रहा है कि वक्फ का जो प्रॉपर्टीज हैं वो ठीक जगह उपयोग हो, उनका उपयोग गरीब माता और बहनों के लिए हो, हॉस्पिटल्स के लिए हो, स्कूल्स के लिए हो, कॉलेजेस के लिए हो। ये चिंता का विषय होने चाहिए, ताकि उसके कारण से राजनीति कैसे होगी ये विषय होना चाहिए। कोई वक्त के खिलाफ तो कोई काम नहीं है। हाँ, समय समय पर चीजें ग्रुप करने का मौका मिलना चाहिए और ग्रुप होनी चाहिए उसमें। ठीक है, मुझे नहीं समझ। ठीक है, ज्योति कुमार साहब आपके पास आते हुए, और मीनवाइल जरा आरपी सिंह साहब का एक बार ऑडियो फिर से करेक्ट करेंगे, क्लियर नहीं आ रही आवाज उनकी। ज्योति कुमार साहब, क्यों एक अच्छा मौका हाथ से गवा दिया जा रहा है? कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, कौन पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दे को लेकर जा रहा है, क्यों एक कंसेंसस पर जेपीसी की चर्चा वक्फ संशोधन को लेकर नहीं पहुंच रही है, जबकि ये सब जानते हैं कि बजट सत्र में शायद समिति को अपनी रिपोर्ट सर पेश करनी होगी, फिर उसके बाद ब्लेम गेम एक चालू हो जाएगा। हम सही समय का सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे ज्योति कुमार सर? पूर्णिमा जी, देखें, मैं ये नहीं समझ पा रहा, या देश के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर 27 जनवरी के बदले में 30 या 31 तारीख को अगर ये बैठक हो जाएगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये इतनी हड़बड़ाहट किस बात की हो रही है, किस बात की जल्दीबाजी हो रही है इनकी?
आपको डेट 2-3 दिन की बात कह रहे हैं कि सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सबके का मंतव्य, सबके विचार आ जाएंगे, फिर आप डिस्कशन करेंगे तो किसी मकसद पर पहुंचेंगे। तो ये तो खुद ही ये जो पार्टी है, एनडीए पार्टी जो देश में सरकार चला रही है, तो आप उनके मंशा को आप समझें। इसमें ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? आप 10 पार्लियामेंटेरियन को आप निलंबित कर देते हैं, क्या मंशा है आपकी? आपको निलंबित करने से आप अपनी बातों को इंपोज करना चाहते हैं, इसका तो मतलब साफ साफ यही है ना। तो विपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि सबकी बात सुने, आप सबकी बात सुनकर जब आप कंसेशन पर आएंगे तो आप उस पर विचार करेंगे, लेकिन इनकी हड़बड़ाहट, इनकी तो आपको साफ साफ दिखता है, निलंबन से भी दिखता है और 2-3 दिन डेट बढ़ाने से भी दिखता है। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है सिंह साहब कि कुछ लोगों का मकसद ही हंगामा खड़ा करना है? भाई कभी बोतल फोड़ दी जाती है, कभी हंगामा होने लगता है, मार्शल को बुलाना पड़ता है, ऐसा लगता है कि सर कोई खुले मैदान में गिल्ली डंडा का मैच चल रहा है। यहाँ जेपीसी में सबके सब सीनियर लोग हैं, सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के, लेकिन ऐसा तो सब बिल्कुल फील नहीं होता। अब जरा वो वीडियो देखिए जो चल रहा है स्क्रीन पर, एक बार फिर से जरा रखेंगे। लग ही नहीं रहा कि जेपीसी के मेंबर्स हैं सर। ज्योति कुमार सर, आपको पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे करके चलचित्र दिखाते हैं तो वो आपको लगता है कि वो पार्लियामेंट चल रहा है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब एक समुदाय के लोगों को क्या क्या बोल देते हैं, आपको वो लगता है कि वो पार्लियामेंट है? क्या आपको लगता है वो पार्लियामेंट में जहां पर कि विपक्ष के नेताओं को किस तरह से इंसल्ट किया जाता है? तो आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं कि आप अगर जेपीसी में मामला है और जेपीसी बुलाया गया है मुद्दे पर डिस्कशन कर किसी मंतव्य पर पहुंचने के लिए, तो आप वेट करें। क्या दिक्कत है आपको 2-3 वेट करने? लेकिन आपकी मंशा ही कुछ और है, आपका मंशा ही अलग है, तो आप उस मंशे के हिसाब से चलते हैं। आप किसी को इतना प्रोवोक कर देते हैं, आप यू प्रोवोक टू द पर्सन टू द। ठीक है, मतलब यही लोग प्रोवोक करते हैं और उसके बाद ऐसी स्थिति बनती है। तहसीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आपका भी स्वागत करती हूँ। सिंह साहब भी इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मुंबई जाना होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जरा सुन लेते हैं। 10,000 पैक्स जो रजिस्टर किए हैं, इसके लिए भी मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं अम्ब्रेला संगठन के लिए बात करना चाहता हूं। ये अम्ब्रेला संगठन है, मल्टी डायमेंशनल फायदा अपने अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को देगा। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सारी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अलग थलग कोर बैंकिंग सिस्टम से हटकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लियरिंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये काम अम्ब्रेला संगठन का है। जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं और प्राइवेट बैंक है, ये जितनी भी बैंकिंग सेवाएं दे रही है, 3 साल के अंदर हमारी सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक ये सभी सेवाओं से युक्त होगी। इससे हमारा काम का विस्तार होगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और विदेश के साथ व्यापार, ये सारी गतिविधियां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में समाहित हो, इस प्रकार का कार्य का आयोजन ये अम्ब्रेला संगठन करेगा। और इसके साथ साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार और अकाउंटिंग सिस्टम सभी कोऑपरेटिव बैंकों की एक करना, ये इसका लक्ष्य रहेगा। भारत में कुल मिलाकर 1465 शहरी सरकारी बैंक है और उसमें आधे बैंक लगभग गुजरात और महाराष्ट्र में, 49 शेड्यूल्ड बैंक है और देश में 8,25,000 से ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में एक एक्सपेरिमेंट हमने अभी गुजरात में किया है, कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव संस्थाओं का सारा लेन देन
और वित्तीय व्यवहार कोऑपरेटिव संस्थाओं के साथ ही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो प्राथमिक नतीजे मिले हैं, मगर कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा जब कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव देश के सभी राज्यों में धरातल पर उतरेगा। तब कोऑपरेटिव सेक्टर अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बैंकों के, अर्बन बैंकों के ढेर सारे मसले हमने रिजर्व बैंक के साथ समाप्त किए हैं और कई सारी नई सेवाएं भी उसके साथ जोड़ी हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि पीएसएल के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी समय मर्यादा बढ़ी। बहुत सालों से एक भी ब्रांच नहीं खुली थी, अब उसकी शुरुआत हुई है। इससे कोई हमें संतोष नहीं है, परंतु शुरुआत हुई। आवास ऋण की सीमा 2 गुना बढ़ाई गई है और रिहायशी आवास क्षेत्र को ऋण देकर व्यापार का विविधीकरण भी आज बढ़ाया गया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के सेमिनार के लिए मुंबई में मौजूद अमित शाह, जिनका संबोधन इस वक्त आप सुन रहे थे। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। सिंह साहब, जल्दी से आपका काउंटर लेते हैं। तहसीन आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद कौशिक साहब आपके पास, फिर नूर अहमद साहब आपके पास आएंगे। असल में पूर्णिमा, उनको दिक्कत ये है कि ये बिल आ क्यों रहा है, और निरंतर मैं देख रहा था जेपीसी की जो पुरानी बैठकें हैं उसमें विरोध करना। 5 सितंबर को भी कल्याण बनर्जी साहब ने विरोध किया, फिर 14 अक्टूबर की बैठक में फिर हल्ला किया। वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये मामला रुका जाए और एक वोट बैंक को टारगेट करके सोच रहे हैं कि इससे शायद उनका कोई एक वोट बैंक सत्ता होगा, इसलिए वो बार बार, और आप नोट करिए इसमें सबसे प्रमुखता से कल्याण बनर्जी साहब ही रहते हैं और हर बार वही सबसे ज्यादा आगे अग्रसर होकर मामले को बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि डिसेप्शन हो जी। अब वो दिख रहा है कि ठीक है, बंगाल के अंदर बड़ी संख्या है मुसलमानों की, शायद वे सोच रहे हैं कि ऐसा कर कर वह खुश कर लें, परंतु वह समझ नहीं पा रहे कि ये मुसलमानों के पक्ष का बिल है, इसमें मुसलमानों का फायदा होने वाला है, गरीब मुसलमान का लाभ होने वाला है। वो उसको नजरअंदाज कर कर कुछ अपने चहेते, कुछ अपने जो सरमाएदार है उनकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है, एक खास वर्ग को, एक खास वोट बैंक को रिझाने की, उनको खुश करने की कोशिश विपक्षी सांसद कर रहे हैं। हालांकि जो आप कह रहे हैं, हाफिज नूर अहमद साहब बताएंगे उनको इस बिल से कितनी खुशी है, कितने नाखफा हैं, या क्या उनको इसमें अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। लेकिन उससे पहले जरा तहसीन आपके पास आना चाहूंगी और सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि जब ये सब जानते हैं कि एक डेडलाइन है जेपीसी की, सबको पता है कि उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, उससे पहले एक चर्चा होनी चाहिए। जब कश्मीर की आवाज शामिल की जाए तो मीरवाइज को बुलाने के लिए कहा गया, जगदंबिका पाल ने उसके लिए भी अग्री किया, वो वहां पर पहुंचे। लेकिन कैसी फजीहत, आप सोचिए कि एक जेपीसी का गठन है लेकिन अपना सियासी एजेंडा चलता रहना चाहिए, भले ही हम जेपीसी में वक्त संशोधन बिल पर चर्चा के साथ किसी कॉमन कंसेंसस पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। अनम्यूट तहसीन, अनम्यूट करेंगे प्लीज। थैंक यू पूर्णिमा जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज, जहाँ तक ये जेपीसी का डेडलाइन होता है, ये एक आर्बिट्री डेडलाइन होती है, तो चेयरमैन तय करते हैं। ऐसे कुछ नहीं कि पत्थर की लकीर होती है, ऑब्वियसली इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जो कई वर्षों पर एक बिल पर बैठती है। वक्त पर क्या होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल आई एब्सोल्युटली एग्री ऑन दैट। और मैं इससे भी इत्तेफाक रखता हूँ कि वहां पर अगर कोई गरीब मुसलमान है उसका फायदा, तो बिल्कुल उस पर चर्चा करें। लेकिन ये पहली बार मैंने और मैं पार्लियामेंट को बहुत क्लोजली देखता हूँ, पहली बार मैंने जेपीसी की प्रोसीडिंग्स इस तरह से सिलेक्टिवली लीक होते हुए देखा, और ये भाजपा को नुकसान करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ठीक है, भाजपा वालों ने ऑब्वियसली ये जो लीकेज हुआ है भाजपा वालों ने कराया, 100% उन्होंने कराया, या एनडीए की साइड ने करवाया, क्योंकि उनका पॉलिटिकल फायदा होता है। तो दूसरी साइड करवाएगी जेपीसी की प्रोसीडिंग्स। आप एमपीज को रोकोगे तो मैं अपना मोबाइल लेके आने में,
फिर क्या करोगे? फिर जो जेपीसी का जो कारण था जिसलिए जेपीसी बनी थी कि पार्लियामेंट में सबको अपना अपना पोजीशन लेना पड़ता है एज पर जेपीसी के अंदर एक बहुत गंभीर डिस्कशन होता है, वो सब कुछ निकल जाएगा क्योंकि आपने इसको लीक करवाया, इसको लीक। तीसरी चीज जहां तक सवाल है चेयरपर्सन ऑफ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी का, विपक्ष के एमपीज के साथ बैठकर वो बात क्यों नहीं करते? अगर कुछ सिलेक्टिवली लीक हुआ तो फिर पूरा लीक क्यों नहीं होता? देखिए ये बीजेपी की एक पैटर्न बन गई है पार्लियामेंट्री डिस्कशन से भागने के लिए, चाहे फिर वो पार्लियामेंट में हो चाहे फिर वो जेपीसी में हो। मैं 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले सेशन के अंदर राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर ने कि उनकी हरकत उनको ठीक नहीं लगी वगैरह वगैरह, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं, उस बात पर कुछ नहीं हुआ। इस सेशन में जब ये सेशन वॉश आउट हुआ, राहुल गांधी जी पे बहुत सीरियस आरोप लगे, उन्होंने एक बीजेपी के एमपी पर हाथ उठाया, वो एमपी आईसीयू में गए वगैरह वगैरह। वीडियोस कहाँ है? कोई वीडियोस नहीं, जबकि पार्लियामेंट के पास वीडियोस होती है। तो देखिए आप इसे सिलेक्टिव करोगे, फिर उसका फायदा उठा के चेयरपर्सन राज्यसभा या लोकसभा स्पीकर या चेयरपर्सन जेपीसी सस्पेंड करेंगे कमेटी को या विपक्ष को निकालेंगे, तो डिस्कशन नहीं होगा, जेपीसी और पार्लियामेंट समाप्त हो जाएगा। या तो आप पूरा वीडियो रिलीज कीजिए, पूर्णिमा आपके शो पे आए सारा A to Z वीडियो निकाले, फिर कल्याण बैनर्जी रिस्पॉन्सिबल हो, ओवैसी जी, तहसीन आपको प्रॉमिस करता है, तहसीन आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सिलेक्टिव लीक मत कीजिए, या तो पूरा कीजिए या तो फिर आप मत कीजिए, और फिर ऑपोजिशन को चांस दीजिए, रीच आउट टू द ऑपोजिशन। पार्लियामेंट जो होता है वो विपक्ष का होता है और चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये तो इन्होंने चेंज ही कर दिया सिस्टम। सिंह साहब फिर बात ही घूम फिर के तो इस पर आ गई, जो तहसीन कह रहे हैं कि वीडियो लीक, अब वीडियो लीक करवाया, कितना सिलेक्टिव करवाया, किसने करवाया, किसको फायदा। लेकिन फिर सर बात वही आती है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको फिर बोलने का मौका नहीं मिलता है। एक सुर में लगातार कहते हैं कि भाई हमको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, और अगर इनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा सर, तो फिर ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा क्यों है, अगर तय सब सरकार को ही करना है? पूर्णिमा बहन, इस पर तो बोलने का मौका था नहीं, इस पर तो सुनने का मौका था। हाँ। कुछ लोग आए थे, उनको सुनना था, सुनने के बाद फिर अपनी राय बनानी होगी। बोलने वाला मौका आएगा तो बोलने का मौका भी दिया जाएगा, परंतु आप बोलो नहीं हम सुनने के लिए नहीं बैठे, हम सिर्फ बोलने के लिए बैठे। ये तो पार्लियामेंट्री नॉर्म नहीं है। अब वो कश्मीर के लोग आए थे, अब मीरवाइज उनको शायद हेड कर रहे थे, तो वो अपनी बात कहना चाहते हैं, आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको सुन लेना चाहिए। नहीं, उनको क्यों मौका, ये हमको पहले क्यों नहीं बताया गया, लास्ट मिनट पे क्यों चेंज किया गया? मैंने कहा पंजाबी में कहावत है हमारे यहाँ, आटा गुंदी हिल्दी क्यों है। जब बहन घर में रसोई में या कोई व्यक्ति आटा गूंथता है तो उसको हिलना ही पड़ेगा, हिले बिना तो होगा नहीं। अभी इसी प्रकार की बहानेबाजी है, कोई ना कोई बहानेबाजी बनानी है। और मैंने कहा ना, ये पहली बार नहीं, निरंतर इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। मतलब जबकि मीटिंग्स में शरारतें होती हैं, तोड़फोड़ होती है, अब उस कौन लीक कर रहा है ये जांच का विषय है। मतलब मैं नहीं कह सकता कि कौन लीक कर रहा है। बोलिए एक ही लाइन, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। आरपी सिंह साहब जी ने कहा कि किसने उनको बुलाया, लास्ट मिनट पे बुलाया, तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए जेपीसी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ। जेपीसी में क्या होता है, अगर समझो पूर्णिमा जी आप जा रहे हो जेपीसी में या मैं जाता हूँ, मान लो आरपी सिंह जी इंशाल्लाह वो एमपी बनेंगे और हम जाएंगे उनके सामने अपनी बात रखने के लिए, उनको बताया जाता है कि पूर्णिमा आ रही है, तहसीन आ रहे, ताकि वो हमें ग्रिल कर सके, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके। जब आप ये विपक्ष का अधिकार ले लोगे, उन्हें पता ही नहीं, लास्ट मिनट पे चेयरमैन ने डिसाइड कर दिया आर्बिट्री, कोई भी आए, मैं कहता हूं कोई भी आए जेपीसी में, लेकिन आप कम से कम विपक्ष को बताएं, उनके सामने रखे, ताकि वो सवाल पूछे। जेपीसी अल्टीमेट होता क्या है? जब पूर्णिमा जी आप आओगे जेपीसी में, अगर मैं एमपी हूं, आप अपनी बात रखोगे, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, आपको ग्रिल करूंगा, आप उसके जवाब दोगे, तब तो कमेटी का एक वो निकलेगा। अब वो अलाउ ही नहीं कर रहे हो, मतलब आपको सिर्फ मन की बात करनी है, काम की बात होगा ही नहीं जेपीसी में। ऐसे चीज तो गलत है ना। फिर मैं पूछा, ये किसका फायदा हो रहा है लीक हो रहा है? कल कांग्रेस करेगी लीक, उनके एमपीस करेगी लीक, फिर जेपीसी का क्या मतलब हो गया? ठीक है, मंशा नहीं है क्या कौशिक साहब? मंशा नहीं है, नियत नहीं है, क्या है फिर? पूर्णिमा इसको सरल भाषा में थोड़ा सा और हम समझा देते हैं। छोटी सी बात कह लूं मैं, छोटी सी बात कह लूं। बोलिए सिंह साहब, बोलिए। देखिए मैं माफी के साथ, कुछ जो लोग आए थे उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होनी थी, उन्होंने अपना पक्ष रखना था। वो कश्मीर के लोग थे, आप उनसे नहीं आप ऐसा क्यों चाहते हो, वैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वो अपना पक्ष रखते, अपना पक्ष कहकर जाते, उनका पक्ष सुनते, और फिर आप बैठक में अपनी चर्चा करते जो करते। ठीक है सर, ठीक है। फिर बैठक में कहते भी वो अपने, इनका पक्ष ठीक है या गलत है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। कौशिक साहब, पूर्णिमा हम यही बात कह रहे थे कि यहाँ 5 लोग आए हुए हैं, आपने बुलाया, आप मॉडरेट कर रही हैं, किसी एक मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ये तो हमें पता है ना। यहाँ बैठ जाने के बाद में पता चले कि मुद्दा कुछ और है, तो क्या होगा?
कौन तैयारी करके आएगा, कौन किस तरह की बात करेगा, कुछ तो पता होना चाहिए ना। और यदि तैयारी नहीं है, यदि हमें पता नहीं है और हम कह रहे हैं कि नहीं हमें समय पे बताया नहीं गया, या जो समय आप दे रहे हैं अगले बैठक की समय जो दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम एक्सटेंड उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसी क्या आफत आ रही थी? आपको जानबूझ के इसके बीच में रोड़े अटकाने थे। आप सरकार में हैं, आपको इसको सही ढंग से संचालित करने की सुविधा होनी चाहिए और आपको संचालन करना है, लेकिन आप ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा होगा क्या? और चुनिंदा उसका वीडियो फुटेज निकाल करके लोगों के बीच में लाया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जितने लोग उसमें मेंबर हैं, सत्ता पक्ष के लोग को छोड़ करके ये सारे लोग विरोध कर रहे थे संशोधन बिल का, तभी उनको यहाँ पर लाने की जरूरत पड़ी। तो जब इनकी बात नहीं जाएगी, सत्ता पक्ष बोलना शुरू कर देगा, आरोप लगाना शुरू कर देगा कि हमें नहीं बोला जा रहा है। और हमें तो ताज्जुब हुआ कि यदि बोतलें चल रही है, पानी की बोतलों से किसी का सर फूट जाए और इस तरह की स्थिति हो जाए, अभी सिंह साहब कह रहे थे, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तो इतने इतने बड़े पत्थर मारे जा रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। तो आप भागिए नहीं, आपको डटे रहना है और आपको बीच का रास्ता निकालना है यदि आप चाहते हैं सचमुच में ये जेपीसी चले। ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी, बिल्कुल ठीक है। हाफिज नूर अहमद साहब आपको लाते और माफी चाहूंगी थोड़ा देर से सर आपके पास आ पाई हूं। नूर साहब, एक बात तो तय है कि जेपीसी तक बात पहुंची, क्योंकि हर कोई संशोधन बिल पर प्रस्तावों के साथ अगर सुझाव हैं तो उसको लेकर बात करना चाहता है। भाई कश्मीर की आवाज क्या है, वो तक मीरवाइज को इजाजत जगदम्बिका पाल ने दी कि आप भी आइए और यहाँ पर अपनी बात रखिए, डेलीगेशन अपनी बात रखेगा। लेकिन फिर किसकी नीयत मिसिंग है, कौन है जो हंगामा करना चाहता है? और इसके साथ सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या टेक है अभी तक? क्या अभी तक का जो इसमें जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, संतुष्ट है कि भाई ठीक तरह से जा रहा है, या लग रहा है कि नहीं कहीं नहीं पहुंच पाएंगे? ये बात सही है, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां जो इनकी तैयारी है, तैयारी ही बाकायदा मशकूक है। एक तो अभी जो बात आई थी कि एजेंडा चेंज हुआ है, एजेंडा चेंज होने का आरोप लगाया किसने? वो कोई आम लोग नहीं है, वो कोई सड़क छाप लोग नहीं है। जिन्होंने एजेंडा चेंज होने का आरोप लगाया है वो लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लोग हैं, सांसद हैं और जेपीसी के सदस्य हैं। तो मानिए जगदम्बिका पाल जैसी शख्सियत, तो बुजुर्ग शख्सियत है, भारत की बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, तो वो अगर सुनेंगे नहीं, उनकी बात को ध्यान नहीं देंगे और उल्टा ये आरोप लगाएंगे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये हैरत की बात नहीं है क्या? मैं खुले लफ्जों में ये कह रहा हूं कि हमारा एजेंडा वही है कि शुरू में था। हमारा एजेंडा आज भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है वो नहीं करनी चाहिए। जेपीसी अगर सही तरीके से मुद्दों को पेश कर रहा है, लोगों को सुन कर आया है, देखें अब सदन में क्या हो रहा है। लेकिन पहले से ही ढिंढोरा पीट देना, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और उसके 10 सांसदों को एक दिन की सजा दे देनी, ये क्या है? ये सीधा ये जुल्म है, ऐसा जुल्म करना चाहिए नहीं। तो ऐसा एक प्री नोशन क्यों है हाफिज नूर अहमद साहब, ऐसा प्री नोशन क्यों है कि ये जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है वही करा रहा है? ऐसा एक प्री नोशन क्यों है? मैं कहती हूँ हम मान के चलिए सर, हम साथ बैठे हैं, सब तो शांति से बैठे हैं, हंसी मजाक करके बैठे, बढ़िया बातचीत करें, ये सब तो हम पर है ना। अब मान के चलिए मेरा मूड चेंज हो गया सर, अचानक से मैं पोक करने लगूं, इंस्टिगेट करने लगूं, तो आप रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये उनकी आपकी बात वहां पर क्या हुई है, जो आ रहा है उसके बारे में मैं बात कर, एजेंडा चेंज हुआ। आप सवाल कीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बताए ना ये एजेंडा कैसे हो गया। और पहला सवाल तो उनसे वही पूछा था मैंने, आपने शायद सुना नहीं, पहला सवाल वही था। लगाया आरोप, कोई आप लोगों ने अलग बैठ को लोगों ने, नूर अहमद ने नहीं, ठीक है, ये आरोप आपके सदस्य उन्होंने लगाया। ठीक है, मैं इसका जवाब सिंह साहब से लूंगी। ज्योति जी आपके पास भी फिर आती हूँ जल्दी से। मुझे एक बार छोटा सा सर, बस मुझे 20 सेकंड दे दीजिए सर, हेडलाइंस के